ये मैंने जो है वो ब्रेक कर दिया है इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन। सही है। तो ये वाला जो है वो रिकग्निशन बन गया है और ये वाला tan इनवर्स बन गया क्योंकि इसके न्यूमरेटर में कोई वो नहीं था। सर अगर इस पे वो यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएं तो ये किस तरह करेंगे, वो जो आपने तुम बताया था उस दिन। तुम देखो, tan इनवर्स का फॉर्मूला इस पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है। सही। इस एक वेरिएबल आ गया, तो ये तो रिकग्निशन वाली हो रही है ना। ठीक है। तो ये दिस इज एक्चुअली अ टू पार्ट इंटीग्रेशन। इस पे तुम फार्मूला लगा सकते हो कि तुमने 3 बार निकाल लिया, एक्स की ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है। ओके। सर द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। द फार्मूला वन। दैट वी written is 1 over b square x square plus a square. ओके। So it becomes 1 over ab bx tan inverse bx over a. सही। Then I have to move to the next question. March 21, 6b. ये वाला। जी सर। इसके तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन याद है? सर एक। तो छोड़ो, मैं खोल लिया। 2 over 2x minus a plus 1 over 3a minus x। तो ये बन जाएगा 2 ln 2x minus a divided by 2 plus ln 3a minus x divided by minus 1 from a to 2a equals to, शो करना है ना। ln ये बन जाएगा 4a minus a minus ln 3a minus 2a which is a। ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो जाएगी। ln 3a minus ln a minus ln a plus ln 2a। So ln 3a minus ln a minus ln a plus ln 2a। अब मल्टीप्लाई डिवाइड देखना पड़ेगा। ln 6। ओके। ओके। फिर June 21, 3-1। 5b and c। मैंने किसी के लिए सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन 5b and c तुमने पूछा हुआ है ना। पहले मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है।
पहले तो मैंने ये चलो क्वाड्रेटिक लगा समझा। के, हाँ ये क्वाड्रेटिक लगा के मैंने सॉल्व किया है। मैंने ए बी सी निकाला था, A1 B-2 PI और C-Q। सही है। और मैंने जो है वो अकॉर्डिंगली सॉल्व करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है, ये बन जाता है 4P-4Q होल स्क्वायर। मैंने 4 को कॉमन निकाला है, बाहर निकाल लिया है। सो आई एम लेफ्ट विथ 2PI प्लस 2√Q-P² ओवर 2। ओके। तो दो और टू टू कैंसिल हो गए, तो ये बेसिकली दो रूट्स हैं। एक है PI प्लस √Q-P², और एक PI माइनस √Q-P²। सही है। सही। देन ये कहता है कि इन एन आर्गन डायग्राम with origin O, the roots of the quadratic equation. Okay, the roots of the quadratic equation are represented by the distinct points A and B. तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A and B lie on the imaginary axis। अब A and B lie on the imaginary axis का मतलब क्या है कि उनके रियल पार्ट्स जो हैं वो जीरो। जीरो हैं। ओके। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। ओके। सो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अब मुझे नहीं पता इसका, एक मिनट आंसर मुझे ज़रा देखने दो। इसके आंसर में मुझे लगता है कि एक कुछ गड़बड़ है। मेरा एक आंसर आ रहा है, मेरे दो आंसर आ रहे हैं, उनका एक आंसर आता है, बट लेट मी जस्ट वेरीफाई फर्स्ट की गड़बड़ क्या थी, एंड देन आई विल टेल यू। व्हाट क्वेश्चन नंबर इज दिस? क्वेश्चन नंबर 5 B and C, May June 21। आई एम सॉल्विंग 5B, राइट? 5B। सो अच्छा, गिवन दैट ए एंड बी लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें बात समझ आती है कि राइट नाउ व्हाट आई सी इन माय रूट्स इज एन इमेजिनरी कोएफिशिएंट p एंड अ रियल कोएफिशिएंट √Q-P²। सही है। अब मैं अगर तुम्हें कह रहा हूँ कि दे जस्ट लाई, ए एंड बी जस्ट लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, दैट मीन्स दैट द रियल कोएफिशिएंट मस्ट बी जीरो। यस। व्हाट इज माय रियल पार्ट? इट्स Q-P²। P²। सही है। Q-P² इज माय रियल पार्ट। तो मैं कहूंगा कि Q-P² should either be, the real part should either be equals to zero, और ये कोफिशिएंट रूट के नीचे है तो ये ऐसा बन जाना चाहिए कि ये खुद भी इमेजिनरी बन जाए। तो ये बात समझ आती है कि क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है तो ये भी इमेजिनरी बन सकता है। जी, अगर लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव में चला जाएगा तो रूट ऑफ नेगेटिव। सही है। हाँ, तो ये दो सही रूट ऑफ सही सही नेगेटिव। सही। तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। आई एम नॉट श्योर व्हाई द मार्किंग स्कीम डज नॉट डू दिस, कि वो इक्वल भी तो होना चाहिए ना, कि रियल कोफिशिएंट गायब भी हो जाए बिल्कुल। हम्म। I'm not sure. I don't remember if I've checked this before. I've come up with the conclusion why it's not, but I'll check back and let you know. Okay. ओके। Given instead that a triangle OAB is equilateral, express Q in terms of P। तो इसमें जो है वो तुम क्या करो कि तुमने कहा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तुमने इनको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया है। सही है। अब जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंसेस निकालते हैं ना, उस तरह तुम ये तीनों डिस्टेंसेस निकालो और इनको इक्वल करो। सी इक्वल करोगे तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू कम अप विद द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, क्यू एंड पी। ओके। कैलकुलेट डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस में वही तुम फॉर्मूला लगाओगे, ऑर्डिनल्स। y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस नहीं। x2 - होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट्स गायब हो जाएंगे। सही है। सही। You can also do it with arguments. The marking scheme also says that.
337A 7A। अच्छा 32 भी था, सॉरी। 3 to क्वेश्चन question 4। आईलेट लगाओ इसमें। This is I, and there should be an algebra that's 1. I is tan inverse of half x. So yeah, this has to be u, this has to be v dash. U is tan inverse of half x. And v dash is 1. So v is x. U dash is 1 over 1 plus half x squared into half. Do you remember this? यस सर मैंने इनटू हाफ नहीं किया था, फिर हो जाएगा मुझसे तो रिकग्निशन half, से। हाँ, 1 over 4 x square बनेगा। सही है। और फिर अयान क्या करोगे ऊपर, इसका डिफरेंशियल जो है वो ऊपर जनरेट करने की कोशिश करोगे। इसका डिफरेंशियल हाफ एक्स बन रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ और यहाँ पे डिवाइड बाय। ठीक है सर। ओके। अगर ये हाफ कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना अयान, तो मेक इट डेसिमल्स, इट्स गोइंग टू बी इजियर। 0.5 0.25 वो कर लो, ज़्यादा आसान लगेगा उसमें। ठीक है सर। 3 3। ये प्रूव नहीं हो रहा। जी सर, पहले दो पार्ट्स के पार्ट ए ही मतलब। dy by dx ग्रेडियंट को कहते हैं। अच्छा, for the curve in the diagram, the normal to the curve at the point P with this means the x-axis at n। तो ये एक नॉर्मल है। Okay. The point M is the foot of the perpendicular from P to the x-axis. The curve is such that for all values of x, the area of PMN is equals to tan x. So half base into height। सही है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, यानी हाइट जो है वो y है। It's dy by dx is not equals to tan x for Mustafa, for everything। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती तो देन यू वुड हैव बीन राइट। ओके। PM is y, so tan x। ओके। अच्छा, ये यहाँ तक तो बात हो गई। ऐसे ही बताया था। नाउ आई वांट टू इन्वॉल्व dy by dx। ओके, वेयर dy by dx is the gradient of the tangent। सही है। अगर मैं gradient of normal की बात करूं, can I say that's the change in y over the change in x? So it's minus y over mn। So gradient of tangent क्या हो जाएगा? mn over y। Okay, so dy by dx is basically mn over y। That's what the question is asking। सर ये ऊपर वाला दोबारा बताएं। मैंने कहा gradient of normal क्या होगा? change in y minus y over change in x। जी। सही है। इस लाइन का ग्रेडियंट यही होगा, तो मैंने माइनस वाई। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है सर।
तो ये पहला पार्ट तो 1 मार्क का, ये बस यही था, ये बस ये 2 स्टेप्स दिखाने हैं आपने। ओके। तो वो जो हमने राइट पे वर्किंग की है वो इस वो पार्ट से अगले पार्ट रिलेटेड की है। होगी, अगले पार्ट ठीक। की होगी। तो ये उसमें शो करना है ना कि एक्स एंड वाई सेटिस्फाई। तो अब एम एन की जगह क्या लिख सकते हो मुझे बताओ। एम एन की जगह लिख सकते हो 2 tan x/y ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 2 tan x/y, 2 tan x/y²। ये बन जाएगा। ओके। सही। 'What's the next one then? फिर 21, 31। 2p। 25 plus 9 is 34। साइन। क्या अल्फा याद है क्या आया हुआ है? 30.96। रॉन्ग। श्योर। ख्याल रखना है, वो रेडियंस में नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे। सही है। सर वो अभी कैलकुलेटर गलती से डिग्रीज में। इसको स्क्वायर करना है तो मैंने कहा 34 sin² x - 0.554 ऐसे ही हो जाएगा। अब अजान हमने जब ये ऐस कर रहे थे तो हमने एक टेक्निक सीखी थी ना कि भाई साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, या तो वो स्टार्ट होती हैं 1 से, और 0 से स्टार्ट होती हैं, वो 1 तक जाता है या -1 तक जाता है। So can I say that this entire expression, although it may have moved horizontally, vertically उसकी ट्रांसलेशन अगर सिर्फ sin² x की बात की जाए तो वो हॉरिजॉन्टली मूव हुआ होगा। तो वो हो जाएगा, या तो इस पूरे एक्सप्रेशन की ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं स्क्वायर को बाहर लगा दूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या -1 हो सकती है। 0, 34 and 34। Does that make तो sense? सर ये 0.54 कब कंसिडर करेंगे? देखो 0.54 से अयान क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होगी ना। जी। अगर मैं तुमसे वह कहता कि hence state the greatest value and the corresponding value of alpha, oh corresponding value of x, sorry not alpha, तो फिर तुम इस 0.54 को कंसिडर करते कि पहले तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 90 डिग्रीज यानी π/2 पे आ रही थी। अब वो आगे चली गई होगी तो वो π/2 प्लस 0.54 पे चली गई होगी। ठीक है। ओके। जी। जैसे कि हमने साइन एक्स के फंक्शन को क्रिटिकल वैल्यू से प्लग यस इन कर। यस यस एग्जैक्टली। सही। ये वाला बन रहा है tan जी। इनवर्स आयन। जी। ये शायद टेस्ट में भी आया। सही है, ये du/dx ये बनेगा। तो यह आ जाएगा 2√x du = dx।
नहीं सॉरी, टू यू। सर नीचे इसमें भी tan शायद इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यू स्क्वायर नहीं आएगा? यू स्क्वायर, हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिलहाल जरा होल्ड करो, मैं P3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो ऐसे ही मैंने बोला क्लास में ट्यून इन कर लेता हूँ, देखते हैं कोई क्या चल रहा P1 वाला, AS वाला कोई आया नहीं, इसलिए मैं A2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए। है। ओके सर। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो मुझे बताओ यार, इन्फिनिटी पे कब जाता है tan? 95/2। तो सर अगर ये याद ना आ रहा हो तो ये करने का क्या तरीका है इसका? ये तो याद ना, कैलकुलेटर पे बड़ा सा नंबर लगा तो दे देगा वो खुद ही। tan इनवर्स ऑफ एक बड़ा सा नंबर लगाओ रेडियंस में। और सर कॉट किस पे जाता है इन्फिनिटी पे? डॉट का ग्राफ बनाओ, या जीरो पे जाता है या फिर पाइवट नेगेटिव इन्फिनिटी पे हो जा रहा है। सही। लेकिन ठीक है कॉट सर। को कभी करना नहीं, आसान उसको tan कन्वर्ट करके ही कन्वर्ट करना। ओके। कुछ और बोल रहे थे तुम अयान? नहीं हो गया सर, ठीक है। फिर नवंबर 23 अभी मैंने सॉल्व नहीं किया ना। नवंबर 23 का वेट कर लो, मैं उसको अपलोड करूंगा अभी एक आध दिन में, सही है। सही। मैंने, और इसका कुछ और भी रह गया है। ये कौन से पेपर था? 3-1 था ना? 2B4 और 10DI। Mustafa, you also have more questions? इसमें क्या मसला है भाई? ये अयान भेज दूंगा। √5 कितना होता है? 2.12 ना? 2.24। हम्म, ये कुछ ऐसी शेडिंग होनी चाहिए बस। जी, लेकिन वो नीचे एग्जैक्ट वैल्यू मांग रहा है, वो नहीं हुआ। Hence find the least value of imaginary of these points, ये वाला तुम पूछ रहे हो? जी। तो लीस्ट y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना? जी, नेगेटिव वाली होगी सबसे बॉटम पे, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कैसे आएगी?
ये है। जी। तो बस ये रेडियस माइनस कर दिया मैंने, और क्या। इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2 थे। तो ये 2 कैसे आया? ये 2 तो सर्कल का सेंटर है। और √5? √5 सर्कल का रेडियस है। समझा नहीं मैं। देखो मैंने ये सर्कल का लोएस्ट पॉइंट ही आ रहा है ना बस। जी। अब मैं सर्कल के सेंटर से चला गया उसके लोएस्ट पॉइंट तक, सीधा ही जाऊंगा ना नीचे। सर्कल का लोएस्ट पॉइंट तो इधर ही आएगा ना, वर्टिकली डाउन। तो कितना वर्टिकली डाउन गया हूँ, √5 नीचे चला गया हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके। आ गया समझ। 1 मार्क का था ना, इसलिए मुझे नजर आ रहा था कि कोई कैलकुलेशन तो होनी नहीं है, वो कुछ ऐसे ही है। अब जल्दी से मैं तुम लोगों के M1 बता देता हूँ और फिर मैं मुस्तफा के क्वेश्चन लेता हूँ। M1 में क्या है भाई, फिर भी मैं जून। क्लास छोड़ रहा हूँ। हम्म। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। U was 1 + 2i। मुस्तफा रुक जाए, M1 ये 2 3 है, ख़त्म करके मैं बताता हूँ। A lorry has mass 12,000 kgs. The lorry moves at a constant speed of this upper hill inclined at theta to the horizontal where sine theta. At this speed, the magnitude of the resistance to the motion on the lorry is 1500. Show that the power of the lorry's engine is 55,500. When the speed of the lorry is v, the magnitude of the resistance to the motion is kv squared plus 9, where k is a constant. Show that k equals to 60. देखो थ्रू आउट कांस्टेंट स्पीड तो होगी। ओके। So magnitude of resistance is kV squared. 12,000, 120,000 sine theta. Okay, there's a driving force that's balancing out. What's the driving force? वो पावर से निकल आएगी 55,500. So 55,500 divided by V. कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने पिछला पार्ट असल में सॉल्व नहीं किया ना।
ये 1 मार्क का है, कुछ मिस हो रहा है। सर इसमें ऊपर उसने रेजिस्टिव फोर्स दी हुई है ना 1500, तो उसने स्पीड भी दी हुई है, कांस्टेंट स्पीड 5, तो उसी से के निकाल लेंगे हम। हाँ, मैं वही सोचा, मैंने स्पीड ऑफ द लॉरीज। अच्छा, सिर्फ के निकालना है। ओ, व्हाई एम आई टेकिंग अ डिफरेंट सिचुएशन? पिछली वाली सिचुएशन को यूज कर लूंगा ना, कि जब स्पीड 5 थी तो रेजिस्टेंस जो था वो 1500 था। वो पूरा पढ़ा नहीं है ना क्वेश्चन, इसलिए हुआ। तो रेजिस्टेंस अब उसने कह दिया के वी स्क्वायर है, तो के जो हो जाएगा वो 60 आ जाएगा। फिर the lorry now moves at a constant speed on a straight level road. Given that the engine is still working at 55.5 kilowatts, तो ये हो जाएगा 55,500 over v इसकी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी। ओके। फाइंड द लॉरी स्पीड। तो उसकी रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगी के वी स्क्वायर, विच इज 60 वी स्क्वायर। सो हम कहेंगे 55,500 over v minus 60 v square equals to ma 0। 9.74। v बता रहे हो? जी। So in June, November 24, 1। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 3 पॉइंट्स ए बी सी। सर पार्ट ए का मैं बता दें। नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा ना, मैं कैलकुलेट क्या करना। 3 पॉइंट्स ए बी सी lie on a line of greatest slope of a plane inclined at an angle of 30 to the horizontal with a b b c. The particle of mass point 2 is released from rest and slides on the plane. The part from A to B is smooth. The part of the plane from B to C is rough with coefficient of friction between the plane and the particle. This okay, find the speed of the particle at C। तुमने ये कर लिया। फिर उसने कहा given instead that the particle comes to rest at C। तो मुझे A to B के मोशन के बारे में पहले पता करना पड़ेगा कि A पे स्टार्टिंग स्पीड 0 थी, यहाँ पे V कितनी थी, यहाँ पे मुझे स्पीड बता दो। ये मैंने कहीं सॉल्व किया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर वेयर बट आई सॉल्व्ड इट समवेयर। होमवर्क में होगा शायद।
हम्म इसकी एंडिंग स्पीड पता है? जी साइन थीटा। I remember solving it with someone also. इसकी एक्सेलरेशन 5 थी। सर अगर ये होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन में हुआ हुआ है, मैं वहां से देख हुआ हुआ नहीं होगा, वो मैंने फिर। किसी को सॉल्व करके दिखाया था। रूट अच्छा। 10। इसकी यहाँ पे रूट 10 थी। सही है। तो मैं इसकी स्टार्टिंग स्पीड कहूंगा कि इसकी स्टार्टिंग स्पीड रूट 10 है। इट्स कमिंग टू रेस्ट, सो इट मस्ट हैव एन एक्सेलरेशन। सही है। और वो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस 1 मीटर है, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो वी स्क्वायर इज 0, 10 plus 2 times a times 1. So that means that this particle is decelerating with -5. Okay, when it's decelerating with -5, can I say that जो इसकी ड्राइविंग फोर्स होगी वो होगी 2 sin थीटा, 2 sin 30, और इसकी रेजिस्टिव फोर्स होगी μ × r, और 0.2 × -5। डू यू एग्री विद दैट? टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, so join back.